हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रयाग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। और जो आज की क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास होने वाली है आप लोगों की। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बोला था कि जो क्लास है आप लोगों की उसका टाइमिंग यहाँ पर आपका 7 बजे का है और 7 बजे आपकी क्लास यहाँ पर लाइव आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के सामने उपलब्ध हूँ। तो आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के परिचय के बारे में। राजनीति विज्ञान है क्या, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। आज हम इन 3 कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। अगर आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये जो सारथी बैच है ये इतना महत्वपूर्ण होने वाला है इन 20 दिनों के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। और इस सारथी बैच के माध्यम से यहाँ पर सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बल्कि आपको ऐसे नोट्स, ऐसे जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे हम लोगों के माध्यम से, सारथी बैच के माध्यम से, जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सारथी बैच है लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सारथी बैच में आप लोगों ने देखा था, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सारथी बैच के बारे में बता देते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप सारथी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर वाली जो क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ताकि कोई बच्चा जो सारथी बैच को भी यहाँ पर परचेज़ नहीं कर सकता है उसके लिए भी चीज़ों को समझना और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाए। सारथी बैच में आपको क्या क्या मिलेगा और क्या प्राइस है, 99 रुपीज़ में आप सारथी बैच को यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है सारथी बैच में तो आप वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारथी बैच में आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको चॉइस किया गया, क्योंकि बीए का कोर्स तो बहुत बड़ा होता है लेकिन जिसकी डिमांड ज़्यादा है और जो फैकल्टीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर अप कर सकती थी, जितना हम लोगों ने करा, अच्छे से प्रैक्टिस की इस चीज़ की। और यहाँ पर सारथी बैच में आपका सबसे पहला आता है इकोनॉमिक्स का, दूसरा आता है पॉलिटिकल साइंस जो हम आज क्लास ले रहे हैं, और तीसरा है आपका AIH यानी कि एंसेंट इंडियन हिस्ट्री। तो आपके सारथी बैच में 3 कोर्स, ये 3 सब्जेक्ट हैं, इन 3 सब्जेक्ट के मिला के आपका कोर्स तैयार किया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन आज की जो क्लास है ये पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास है और ऐसे ही हम आपको 20 दिन में पूरा जो पॉलिटिकल साइंस है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों कवर अप कराने वाले हैं। एक चीज़ मेरी क्लास की पर्टिकुलरली आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि मेरी क्लास में आते समय आप सभी लोग फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखेंगे और सेकंड वन थिंग इज़ कि सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जो परचेज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, क्या राजनीति विज्ञान है, कैसे है, तो सारा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आप लोगों के सामने चीज़ें प्रस्तुत करूँगा और वो भी तथ्यों के साथ। तो कहीं इधर उधर से नहीं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इधर उधर की, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर ही हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इतने कम समय में इतने बड़े चैप्टर को, इतने बड़े कोर्स को यहाँ पर हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो क्लास है आप लोगों की हम लाए हैं। तो राजनीति विज्ञान का जो पहला यहाँ पर आपका चैप्टर है जिसके बारे में हम डिफिनीशन, इसके जो नेचर है और इसका जो स्कोप है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान देते हैं कि आखिर ये राजनीति विज्ञान है क्या, इस पर हम बात क्यों करते हैं, ये हम देखते हैं। राजनीति विज्ञान आज के संदर्भ में मेरे क्लास में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट्स आप लोग तैयार करते रहिएगा, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के द्वारा देंगे ताकि आप समझ सको चीज़ों को, क्योंकि आपकी समझ यहाँ पे डेवलप हो सके। और अगर आपने सारथी बैच के जा करके ये जो कोर्स था सारथी बैच में, जो आपको नोट्स और PDF और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराए गए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको परचेज़ करते हैं और हमारी इस क्लास को इंटरलिंक करके वहाँ से देखते हैं, तो जो क्वेश्चन आप वहाँ पर करके आएंगे, जो आंसर राइटिंग वहाँ पर करके आएंगे, जो समझ आप डेवलप करेंगे अपनी, वो शायद इससे बेहतर आपको कोई प्रोफेसर ही दे सकता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आपको YouTube पे ऐसी क्लासेस नहीं मिलने वाली हैं कहीं। आज जो हम क्लास में आपको बताने वाले हैं, आप किताब खोल कर बैठ जाइएगा। किताब में भी अगर आप देखेंगे कि जो चीज़ें लिखी हैं उसको मैंने इतने डिटेल में, इतने बेहतरीन तरीके से, बात होती है कि चीज़ें किताब में लिखी हुई, किताबी भाषा हमारे ऊपर से जा रही होती है
उसको कैसे डेवलप करना है, कैसे आपको इंटरलिंक करना है इन द प्रेजेंट टाइम, इन द प्रैक्टिकल लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ हम यही चर्चा करेंगे, राजनीति विज्ञान आखिरकार है क्या। ये राजनीति विज्ञान क्या है। जब बात आती है राजनीति की, ध्यान से सुनिएगा, जब बात आती है राजनीति की तो हमें लगता है चीज़ें यहाँ पर राजनीति चुनाव से संबंधित होगी, राजनीतिक पार्टियों से संबंधित होंगी, ये जो आपकी पार्टियों के मैं नाम नहीं लूँगा, इनसे संबंधित होता है। राजनीति का मतलब हमारे दिमाग में एक नकारात्मक विचार आता है, वो हमारे संदर्भ में कि राजनीतिक विचार, चुनाव और ये जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, सरकार बनाने की प्रक्रिया है, ये सब राजनीति होती है। कहते नहीं है कि राजनीति में नहीं पढ़ना है ज़्यादा, तो ये राजनीति नहीं है। इस राजनीति का वास्तविक अर्थ क्या है आज के संदर्भ में और विचारकों के संदर्भ में अगर हम इसको देखते हैं तो जमीन और आसमान का अंतर आता है। राजनीति की परिभाषा को उसकी कार्यशैली के रूप में ऐसा परिवर्तित कर दिया गया है जिसका आज के संदर्भ में कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। ये क्लास आपको ऐसा डेवलप करेगी आपका माइंडसेट कि आपको समझ में आएगा। पहले मैंने राजनीति की बात की इस वर्तमान संदर्भ में, जो आप लोग अपने माइंड में बिठाकर अच्छे से रखे हो कि राजनीति, चुनाव, सरकार बनना, ये सारा मतदान करना और फिर चुनाव बनना, कि उनको चुनना, चुनाव का क्षेत्र निर्धारित करना, ये सारी चीज़ें राजनीति के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी शब्द सुनते होगे गंदी राजनीति, तो आपको पता है कि राजनीति का जो कॉन्सेप्ट है इस वर्तमान संदर्भ में ये पूरी तरीके से औचित्यहीन है। इसका कोई औचित्य नहीं है अगर हम विचारकों के से कंपेयर करते हैं। तो ये जो बुक है आपकी, जो आप लोग राजनीति विज्ञान अब पढ़ने जा रहे हैं, इस जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट उन्हीं विचारकों की देन है। असली जो राजनीति विज्ञान है वो इन्हीं विचारकों ने इसको बनाया है, इसको संकलित किया है। आखिर हम समझना चाहते हैं उनके विचारों का ये जो संकलन है उसको कैसे विस्तारित रूप में हम राजनीति के एक शब्द में परिवर्तित कर सकते हैं। नाम सुना होगा अरस्तु का। अरस्तु ने कहा था कि हमारा जो जीवन होता है, जीवन के हमारे बहुत से पक्ष होते हैं। मान लीजिए कि मैं एक मनुष्य हूँ, एक मानव हूँ, और मानव के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं। आज हम जाकर लोगों से संपर्क करेंगे समाज में, आज हम जाकर लोगों से कोई हमारे परिवार में आएगा, हम उसके पैर छुएंगे, या फिर हम जाके लोगों से समाज में मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। ये हमारी सामाजिक गतिविधियां हुआ करती हैं। तो अरस्तु ने कहता है कि ये हमारा समाजशास्त्र है जिसका हम अध्ययन करते हैं। हमारे मानव जीवन का एक पक्ष है, लोगों से मिलना, बातें करना, बैठना, ये हमारा मानव जीवन की विशेषता है और ये हमारे समाजशास्त्र का एक अंग है। इसी प्रकार मानव जीवन का दूसरा पक्ष होता है, अगर हम देखते हैं अपने परिवार के लिए, अपने पेट पालने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करते हैं जिससे कि हमें इनकम जनरेट होती है। ये हमारे अर्थशास्त्र का एक हिस्सा है। तो मनुष्य का एक पक्ष समाज से जुड़ गया, मनुष्य का दूसरा पक्ष आपका अर्थशास्त्र से जुड़ गया, जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है क्योंकि आप परिवार के लिए कुछ कमाना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन के दो पक्ष हुए। मनुष्य के जीवन का तीसरा पक्ष होता है नैतिक पक्ष। नैतिक पक्ष कैसे? मैंने कहा अभी समाज के रूप में उदाहरण दिया, लेकिन अगर उसको आप नैतिकता में देखेंगे तो कैसे? मान लीजिए कि अगर आपको बड़ों का आदर करना आता है, आता क्या है, आपको करना ही चाहिए बड़ों का आदर। परिवार में कोई आया, आपने पैर छुए, नैतिकता क्या होती है? सुबह उठ करके अपने देवी देवताओं को या फिर उनकी आराधना करना, जो भी आप जिसे मानते हैं। आपके जो संस्कार हैं, उन संस्कारों से आप कैसे बंधे हुए हैं, उन संस्कारों का कैसे पालन करते हैं, आपके अंदर क्या नैतिकता है। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपके ट्रेन की जो सीट है वो पूरी फुल है और एक बुजुर्ग महिला या एक स्त्री आकर आपके पास खड़ी होती है, या बुजुर्ग कोई आपके पास आकर खड़ा होता है, तो आपकी ये नैतिकता है, ये बनती है कि आप उस जगह से उठकर उन्हें सीट वितरित कर दें, आप कह दें कि आप आइए, आप यहाँ पर प्रस्थान कीजिए। लेकिन इस बात को कौन समझेगा? ये नैतिकता का ही एक रूप है और हमारे जीवन के नैतिक पक्ष के रूप में आता है और इसे ही नैतिक शास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो मानव जीवन के इसी तरह कई पक्ष होते हैं। जब हम गणित का अध्ययन करते हैं तो, या फिर सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं, तो वो गणित के पक्ष में चला जाता है, लेकिन बात यहाँ पर विज्ञान की हो रही है। इस जितने भी हमने आपको पक्ष गिनाए मानव जीवन के, चाहे वो आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं तो अर्थशास्त्र का होता है, सामाजिक गतिविधियां करते हैं तो समाज शास्त्र का होता है, नैतिक गतिविधियां करते हैं तो नैतिक शास्त्र का होता है, नीति शास्त्र का होता है, इसी प्रकार से अगर हम हमारे समाज में या फिर समाज के एक विस्तृत आधार पर देखें तो हम अगर राजनीतिक गतिविधियां करते हैं या राजनीतिक क्रियाकलाप हमारे जो हैं वो हमारा राजनीति शास्त्र होता है। और यही राजनीति शास्त्र के विषय में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि
इससे निष्कर्ष निकल कर आया इस छोटी सी बात से कि जो हमारा राजनीति शास्त्र है जिसका हम अध्ययन करते हैं वो एक हमारे जीवन का पक्ष है। जैसे हमारे जीवन का अर्थशास्त्र पक्ष है, जैसे हमारे जीवन का समाजशास्त्र पक्ष है, उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र भी हमारे जीवन का यानी मनुष्य के जीवन का एक पक्ष है। और अरस्तु ने इस बात को कहा है कि जैसे हम सभी विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, आपने क्या कहा, हमने कहा सामाजिक विज्ञान यानी समाज का अध्ययन कर रहे हैं, हमने कहा अर्थशास्त्र यानी कि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी प्रकार हम इस राजनीतिक पक्ष को अपने मानव जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर हमने मानव जीवन से राजनीतिक पक्ष को अलग कर दिया तो हमारे मानव जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण अंश अलग हो जाएगा कि मानव जीवन हमारा सुव्यवस्थित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार राजनीति का अर्थ होता है, आज हम जो समझेंगे उसके विषय में। विज्ञान क्या है, विज्ञान पर भी बहुत मतभेद रहे हैं, हर एक विचारक की अपनी अपनी परिभाषाएं रही हैं। विज्ञान मतलब एक ऐसा ज्ञान जिसका क्रमबद्ध रूप से या सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जा सके, एक ऐसा ज्ञान, ठीक है, एक ऐसा ज्ञान जिसका सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में अच्छे से अध्ययन किया जा सके, वो एक विज्ञान कहलाता है, एक ऐसा ज्ञान, ठीक है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, राजनीति और विज्ञान के इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसी राजनीति विज्ञान की परिभाषा, यानी कि राजनीति विज्ञान जब हम बोलें तो इसका मतलब है कि वो हमारे राजनीतिक जीवन का एक पक्ष है। तो राजनीतिक जीवन के इसी एक पक्ष यानी कि राजनीति विज्ञान की पर न जाने कितने विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो उन परिभाषाओं के भी अपने अपने विचार हैं, यानी कि अपने अपने दृष्टिकोण रहे हैं। किसी ने परंपरागत दृष्टिकोणों के आधार पर उसकी परिभाषा को दिया है, किसी ने आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर दिया है, किसी ने वही परंपरागत आधुनिक, और उसके बाद किसी ने यहाँ पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के आधार पर परिभाषा को यहाँ पर दिया है। तो परिभाषाएं मतलब राजनीति विज्ञान पर किसका क्या विचार है, इसकी परिभाषा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर प्रकृति पर हम बात करेंगे कि इसका नेचर क्या होता है राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान, जैसे आप एक मनुष्य हैं और आपकी भी कुछ प्रकृति होगी, नेचर होगा। लोग कहते हैं कि इस आदमी का नेचर बहुत अच्छा है या इस फला आदमी का नेचर बहुत गंदा है, तो वही नेचर राजनीति विज्ञान का भी होता है और उसी पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्षेत्र का। क्षेत्र का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि भारत है और इस भारत देश की सीमाएं कहीं ना कहीं तक तो जाएंगी, कहीं ना कहीं तो इसकी सीमा का अंत होगा, कहीं ना कहीं इसका एक क्षेत्र विस्तृत होगा। तो यानी कि एक क्षेत्र एक ऐसा, आखिर इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। राजनीति विज्ञान जो है विषय, इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं, हम कहाँ तक कह सकते हैं कि इसकी सीमा, इसके बाद राजनीति विज्ञान आता ही नहीं है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो राजनीति विज्ञान है उसको हम समझ लेते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कोई परिभाषा हम यहाँ पर कहने वाले नहीं हैं, एक आधी बीच में आ जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बुक से और नोट से आपको परिभाषाएं अच्छी मिल जाएंगी, आप फिर उनका संकलन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 1 है राज्य का अध्ययन और सरकार का अध्ययन। राजनीति विज्ञान को जो परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा, जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है उसको पहले 2 भागों में बांटा गया है। इसको हम क्विट करते हैं। नंबर 1 है आपका परंपरागत दृष्टिकोण, ठीक है, और दूसरा है आपका आधुनिक दृष्टिकोण। आपकी राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेकर के एक काल होता है, मतलब कि परंपरागत मतलब कुछ ऐसे परंपरावादी विचारक रहे हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है, और कुछ आधुनिक समय के विचारक रहे हैं, आधुनिक दृष्टिकोण वाले विचारक रहे हैं जिन्होंने परिभाषा दी है। तो आधुनिक को हम बाद में पढ़ते हैं, हम पहले बात करते हैं परंपरागत की। तो जो परंपरागत की परिभाषा है इसको मुख्यतः 3 रूपों में बांटा गया है। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर इसको 3 रूपों में बांटा गया है। इसका एक राज्य के द्वारा अध्ययन किया जाता है, एक सरकार के द्वारा अध्ययन किया जाता है, और एक इन दोनों का मिलाकर यानी राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पर लिखा नहीं है, अब इतना तो कॉमन सेंस है ही है सब में कि चीज़ें समझ जाएं कि एक तो राज्य का अध्ययन हुआ। परंपरागत में जो परंपरागत दृष्टिकोण हैं उन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण ने राज्य का अध्ययन के आधार पर परिभाषा दी है, सरकार के अध्ययन के आधार पर परिभाषा दी है, और कुछ ऐसे भी विचारक हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने इन दोनों राज्य और सरकार दोनों को मिलाकर के भी परिभाषा दी है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम देखते हैं कि आखिर राज्य के आधार पर परिभाषा का क्या तात्पर्य है, फिर हम सरकार के आधार पर और फिर राज्य सरकार दोनों के आधार पर परिभाषा को देखेंगे। राज्य के आधार पर यानी राज्य के अध्ययन के आधार पर परिभाषा राजनीति विज्ञान की कैसे दी गई है। यहाँ पर जो राज्य होता है,
राज्य के आधार पे राज्य एक अमूर्त संस्था के रूप में जानी जाती है। और कुछ विचारक ऐसे हुए हैं, कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य का अध्ययन है। और यहाँ तक कि जो गार्नर है उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ है और जो अंत है वो राज्य के साथ ही होता है। मतलब इन्होंने किसी और चीज़ को सम्मिलित नहीं किया है। समझने का प्रयास कीजिएगा, राज्य के अध्ययन के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा कैसे दी गई है, इसका मतलब है कि इन्होंने किसी और चीज़ के अध्ययन को शामिल नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ राजनीति विज्ञान के अध्ययन के आधार पर राज्य के अध्ययन के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा को यहाँ पर बताया है। ठीक है, राज्य के आधार पर मतलब राज्य एक अमूर्त संस्था है। इन्होंने बोला कि राज्य का अंत और प्रारंभ राज्य के साथ ही राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ राज्य के साथ ही होता है। यानी कि जो कुछ भी है वो राज्य के अंदर ही है। अगर आप राज्य के अंदर रह करके किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा हो जाती है। राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है क्योंकि राजनीति विज्ञान जो है वो राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए वहाँ पे राजनीतिक संस्थाएं होती हैं और राजनीतिक संस्था एक राज्य के रूप में विकसित है। तो इसी को यहाँ पर अभिव्यक्त किया कि राज्य के अध्ययन के रूप में जो होता है वो हमारे सामने राज्य है। लेकिन अब बात आती है कि केवल राज्य के आधार पर कैसे राजनीति विज्ञान की परिभाषा को गढ़ा जा सकता है। तो कुछ विचारक हुए जिन्होंने कहा राज्य के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा को नहीं बनाया जाता है, बल्कि सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा को देखा जाता है। सरकार के अध्ययन के रूप में कैसे? उन्होंने कहा कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है। राज्य की कुछ सीमा होती हैं, राज्य में मनुष्य भी शामिल होता है, राज्य में क्षेत्र भी शामिल होता है आज के वर्तमान संदर्भ की परिभाषा के अनुसार। लेकिन उसमें सरकार का भी जो हिस्सा होता है, सरकार का अगर आप अध्ययन करेंगे तो वही राजनीति विज्ञान का यहाँ पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा होगी। ठीक है, सरकार का यहाँ पर अध्ययन, एक यहाँ पर नोट्स है मेरे पास, इसमें साफ साफ कहा गया है कि वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान उपयुक्त परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करते हैं और वे राज्य के स्थान पर सरकार का अध्ययन पर बल देते हैं। उनका कथन है कि राज्य तो अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति प्रयोग के संबंध में संस्था का मूर्त रूप सरकार ही है और यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणित की जाती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इनका भी हम मानते हैं। चलिए आपकी बात भी हमने मान ली। इन्होंने कहा कि सरकार एक राज्य होता है, राज्य को सुव्यवस्थित कौन बनाता है? सरकार एक मूर्त संस्था के रूप में काम करती है। राज्य तो एक अमूर्त संस्था है इन्होंने कहा। और अमूर्त संस्था कैसे किसी भी राजनीति विज्ञान का अध्ययन कैसे कर सकती है? राजनीति विज्ञान का अध्ययन तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा तो सरकार के अध्ययन के माध्यम से बनाई गई ना। सरकार का अध्ययन करेंगे तभी तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा निकलेगी, क्योंकि राजनीति विज्ञान ही राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार के अध्ययन का एक मूर्त रूप है इसी वजह से, और अमूर्त रूप है वो राज्य है। राज्य के आधार पे कैसे हो सकती है? लेकिन कुछ विद्वान आए, उन्होंने कहा कि देखिए भैया, इतना लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। यहाँ पर राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करके यहाँ पर राज्य की परिभाषा को निर्मित किया इन लोगों ने। और इन्होंने कहा कि आप राज्य से अलग रखते हुए सरकार का अध्ययन के मात्र रूप से यहाँ पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा नहीं बना सकते, और केवल सरकार के अध्ययन के रूप को रखते हुए आप राज्य को अलग करते हुए यहाँ पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा को नहीं बना सकते। इनका कहना था, ये जो विचारक थे, विद्वान थे, इनका कहना था कि देखिए दोनों का यहाँ पर महत्व अपना है कि आप ना राज्य के बिना केवल सरकार के अध्ययन के माध्यम से राजनीति विज्ञान की कल्पना कर सकते हैं, और केवल सरकार के अध्ययन के रूप में राज्य को हटाकर आप राजनीति विज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि राज्य और सरकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इस बात पर इन विचारकों का कहना हुआ। लेकिन फिर बात आई कि मान लीजिए एक राज्य है, ठीक है, राज्य की अपनी सीमा होती है, राज्य की अपना क्षेत्र होता है, ठीक है, सरकार भी आ गई, लेकिन बिना मानवीय तत्व के जब तक उसमें मनुष्य शामिल नहीं किया जाएगा आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर ही नहीं सकते हो। आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते हो, ये बात बाद में स्पष्ट हुई। और फिर इसी को लेते हुए परंपरागत रूप में इन तीनों तत्वों को मिला करके, तीन तत्व कौन कौन से? राज्य, सरकार और मानव, इन तीनों तत्वों को मिला करके यहाँ पर एक जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके आधार पर सुव्यवस्थित यहाँ पर जो परिभाषा है वो दी गई। और एक परिभाषा निकल कर आई जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ
कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष को से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य सभी संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पे और भी संगठन राज्य के अलावा आए हैं या संस्थाएं आई हैं, मनुष्य भी हैं, सरकार भी शामिल की गई है। यानी तीनों का सम्मिलित रूप अगर देखिए परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा यानी राजनीति दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के आधार पर निकलता है परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में। ठीक है, तो ये बात आपका जो है यहाँ पर क्लियर हो गई होगी राज्य के अध्ययन के रूप में। अब बात करते हैं सरकार के अध्ययन के राज्य के अध्ययन के रूप में और सरकार के, और ये परंपरागत दृष्टिकोण का जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं आधुनिक दृष्टिकोण पर। अब जो ये आधुनिक दृष्टिकोण के व्यवहारवादी यहाँ पर दृष्टिकोण लिए थे, इनका मानना था कि समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे चेंजेस यहाँ पर हुआ करेंगे समय के हिसाब से परिवर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध की विशेष तौर पे बात की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो आधुनिक दृष्टिकोण के यहाँ पर विद्वान थे, उनका कहना था, इन्होंने यहाँ पर दी है कि एक जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह व्यापक और यथार्थवादी है और इन वर्षों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति हुई है और इसमें इस बात पर बल दिया गया है वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन ने एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन ने यहाँ पे विविध पक्षों का अध्ययन अलग नहीं किया जा सकता है मानव जीवन से। ये क्या है भैया, अभी हमने राज्य के रूप में देखा, हमने सरकार के रूप में देखा, हमने राज्य सरकार दोनों के रूप में देखा, उसके बाद हमने मानव को भी यहाँ पर शामिल कर लिया। कुल मिलाकर के एक निष्कर्ष के तौर पर हमने परंपरागत दृष्टिकोण का विचार विकसित कर लिया। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण का जो विचार है सर, ये तो हमारे ऊपर से गया। इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आधुनिक दृष्टिकोण है इनका मानना था वही बात जो हमने अरस्तु के आधार पर अभी शुरुआत में कही थी। इंटरलिंक कर लीजिएगा इस बात को, अरस्तु की बात के अनुसार ही ये लोग सहमत थे। अगर आप अरस्तु की पहली परिभाषा कि हमारा जो मानव जीवन है या मनुष्य है जो वो अपने जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित होता है, उसी प्रकार एक राजनीति विज्ञान भी उसकी एक इकाई है उसके मनुष्य के जीवन के पक्ष का। इसी प्रकार की अगर परिभाषा को आप यहाँ से इंटरलिंक करेंगे तो आपका ये जो आधुनिक दृष्टिकोण है ये समझ में आएगा। यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण कहते थे कि केवल सरकार के अध्ययन के रूप में, केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार राज्य दोनों के अध्ययन के रूप में हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम मनुष्य के जितने भी पक्ष हैं, यानी कि चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, वही अरस्तु की परिभाषा जो अभी हमने बोली आपको, जितने भी मनुष्य के जीवन के जितने भी पक्ष हैं उन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान में शामिल होता है। और इन्होंने कहा है कि अगर आप इसी पक्ष को अलग कर दोगे राजनीति विज्ञान से तो आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन अपूर्ण होगा और उसको आप अध्ययन कर ही नहीं सकते हो राजनीति विज्ञान का। यानी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के रूप में मानव जीवन के जितने भी पक्ष हैं सब आते हैं। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो राजनीति विज्ञान में मानव जीवन के पक्ष से सम्मिलित ना हो। और अभी आप परिणाम स्वरूप देखोगे यही आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर संबंध दिखाए गए हैं। अगला चैप्टर यही है आपका कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध क्या है। तो यही बात वो यहाँ पर कही है कि आप राजनीति विज्ञान को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो। मानव जीवन के जितने भी पक्ष हैं वो सभी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो ये परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोणवादियों की थी। ठीक है, आई होप कि ये जो परंपरा में आपके यहाँ पे राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और राज्य सरकार दोनों का अध्ययन, मानवीय तत्व भी शामिल हो गया बाद में, और आधुनिक विचारधारा के आधार पर यहाँ पर आपने अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्र पर, इसकी प्रकृति पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्षेत्र पर बात करेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रकृति क्या कहती है। देखिए, प्रकृति का मतलब होता है नेचर। ठीक है, आखिर राजनीति हमने क्या पढ़ा, विषय क्या है, राजनीति विज्ञान। राजनीति प्लस विज्ञान, यानी कि राजनीति एक विज्ञान है। इस बात को यहाँ पर इसकी प्रकृति में इसी बात को स्पष्ट करना है कि राजनीति एक विज्ञान कैसे है। ठीक है, हमने देखा कि राजनीति और विज्ञान, एक राजनीति वर्ड हुआ, एक हुआ विज्ञान। तो हमें यही इसकी प्रकृति में स्पष्ट करना है कि ये राजनीति जो है ये विज्ञान कैसे हुई। ठीक है, एक विज्ञान के रूप में हम राजनीति का अध्ययन क्यों करते हैं, यही इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले क्यों हम
राजनीति को एक विज्ञान के रूप में मानते हैं, इसको लेकर बहुत मतभेद है। तो यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पे दृष्टिकोण आते हैं। एक आप देखेंगे कुछ ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति को विज्ञान का एक हिस्सा नहीं मानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो राजनीति को एक विज्ञान के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो पहले हम उन दृष्टिकोणों को देखेंगे जो राजनीति को एक विज्ञान के रूप में नहीं मानते हैं। उनके कुछ तर्क हैं, उन तर्कों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। पहला कहते हैं, जो राजनीति को एक विज्ञान के रूप में नहीं मानते हैं, वो कहते हैं वो इसलिए नहीं क्योंकि सर्वमान्य तथ्यों का यहाँ पर अभाव रहता है। सर्वमान्य तथ्य क्या है? कहते हैं कि राजनीति में जो राजनीति विज्ञान है, इसमें कुछ ये विज्ञान का रूप इसलिए नहीं हो सकता। विज्ञान की परिभाषा क्या है कि ज्ञान का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध वर्णन जो होता है वो विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर उसका निष्कर्ष भी सही तरीके से सुव्यवस्थित निकल कर आना चाहिए। लेकिन इनका कहना है यहाँ पर सर्वमान्य तथ्यों का अभाव होता है। सर्वमान्य तथ्य क्या हुए? मान लीजिए कि कोई एक ऐसी बात है जिसको लेकर के हम भी सहमत हो, आप भी सहमत हो, हम विज्ञान को यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप साइंस पढ़ते होगे या पढ़ी होगी आपने, तो ये जितनी भी है, इन्होंने राजनीति विज्ञान को एक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में और उस साइंस को जो हम लोग पढ़ के आए हैं यहाँ पे 10th और 12th में, उसके आधार पे कंपेयर किया है। और असली जो साइंस है इन्होंने उसको ही बताया है, और उसी के आधार पर भी ये बोलते हैं कि ये भी राजनीति विज्ञान एक साइंस है। आखिर कैसे साइंस है उसको कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है, पहली चीज़ वो जो साइंस है वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई अगर एक चीज़ है तो उस पर सभी लोगों का मत समान होता है। वो तथ्य है, वो फैक्ट है, उस चीज़ को आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। यानी कि अगर एग्जाम्पल लें, जैसे कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं, इस बात को आप भी सहमत हो, इस बात से हम भी सहमत हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा इसलिए नहीं होता है कि मान लीजिए किसी बात को लेकर, हम मुद्दे को लेकर हम सहमत हैं तो आप सहमत नहीं होंगे। तो एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो ड्रॉबैक है यही है कि सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। राजनीति विज्ञान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर सभी लोगों का एक मत हो, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जिसको लेकर सभी लोग मानते हों। ठीक है, अब 2 और 2 4 है, हम कह दें 2 और 2 4 होता है, आप कहोगे हाँ होता है, सभी लोग यही कहेंगे 2 और 2 4 होता है। अब ऐसा तो नहीं कि हमने इना कहें कि 2 2 4 नहीं होता, 2 2 5 होता है। तो इसी तरीके से, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो कि हम कह दें कि हम अगर इस युद्ध का समर्थन करते हैं, हो सकता है आप उस युद्ध का समर्थन ना करते हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जैसे है अगला पॉइंट, इन्होंने तर्क दिया यहाँ पर। इन्होंने बोला कि कार्य और कारण में निश्चित संबंधों का यहाँ पर अभाव होता है। आखिर कार्य और कारण में क्या होता है? दरअसल साइंस की एक विशेषता होती है। साइंस की जो यहाँ पर विशेषता है वो कार्य और कारण संबंधों पर ही व्यवस्थित की जाती है और निर्भर होती है पूरी तरीके से कि अगर कोई भी कार्य किया गया है, ठीक है, अगर कोई भी कार्य किया गया है साइंस में, तो उसके पीछे रीज़न ज़रूर होता है किसी या किसी भी चीज़ का। ठीक है, लेकिन इनका मानना है कि यहाँ पर कोई भी अगर कार्य किया जाता है तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जिसको लेकर के बोला जाए कि हाँ ये घटना इसी वजह से हुई है। मान लो कि इनका कहने का मतलब कोई ऐसा हाई नहीं, कोई घटना हो गई, मान लीजिए कोई युद्ध हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये घटना इसी कारणवश हुई। जैसे मान लीजिए 1917 की जो आपकी रूसी क्रांति हुई थी, उसमें यही पता नहीं लग पाया कि ये जो रूसी क्रांति हुई है ये समाजवादी विचारधारा के माध्यम से हुई है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के माध्यम से हुई, यही कंफर्म नहीं था उन लोगों को। ठीक है, तो इसी प्रकार कहते हैं कि कोई अगर घटना हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो ये जो कारण है इसका अभाव रहता है यहाँ पर। ठीक है, इस कारण इसको राजनीति विज्ञान की संज्ञा यहाँ पर नहीं दी गई। फिर अगला है कि पर्यवेक्षण और परिरक्षण का अभाव। आखिर ये क्या बात है कि परिरक्षण हम साइंस में देखते हैं, किसी भी चीज़ को हम यहाँ पर परिरक्षण कर लेते हैं, उसकी परिरक्षण करेंगे या फिर यहाँ पर पर्यवेक्षण करेंगे, उसको जांचेंगे, पड़तालेंगे। ठीक है, अच्छे से जांच करेंगे कि हाँ ये वही चीज़ है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। ये राजनीति विज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसकी जांच पड़ताल करें या उसके रूप में देखें कि ये चीज़ सही है कि गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसका अभाव भी यहाँ पर जो पर्यवेक्षण या परिरक्षण होता है। इसके बाद है मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। साइंस जो होता है, जो आपका मेन साइंस है, विज्ञान है, उसमें इस बात को बताया जाता है कि यहाँ पर तो मानव के रूप में लिया गया है,
वहाँ पर कोई भी चीज़ होती है वो स्थिर रूप में मानी जाती है, यहाँ पर स्थिरता नहीं है। अगर हम मानव को कंपेयर करें यहाँ पर साइंस से, तो हम देखते हैं कि जो मनुष्य है उसकी जो स्वभाव है उसका परिवर्तनशील है। क्या पता आज हमारा किसी के प्रति अच्छा लगाव हो रहा है और कल हम उसी के प्रति क्रोधित हो जाएं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम स्थिर ही नहीं, यहाँ पे परिवर्तन होता रहता है। मान लो किसी पड़ोसी देश से आज हमारे संबंध अच्छे हैं और क्या पता हमारे भविष्य में आने वाले हमारा स्वभाव बदल जाए तो हमारे उससे संबंध खराब हो जाए या उसका स्वभाव बदल जाए। तो ये राजनीति विज्ञान का हिस्सा नहीं हुआ। यहाँ पे परिवर्तनशीलता नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगला है अचूक माप की कमी। अब यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी चीज़ की माप नहीं की जा सकती है। जैसे मान लीजिए राजनीति विज्ञान में आप माप कर सकते हो हर एक चीज़ की, ये लीटर में है, ये मीटर में है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे कोई माप नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? इनका मानना था, ये जो दृष्टिकोण थे जो कहते थे कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, इसके रूप में तर्क दिया कि अचूक की माप नहीं की जा सकती। मतलब मान लीजिए कि आप क्रोधित हो, ठीक है, तो आप इस चीज़ की जानकारी नहीं कर सकते कि आप कितने क्रोधित हो, क्योंकि अच्छा ये माप करना क्यों आवश्यक होगा? क्योंकि अगर मान लो हमें पता चल जाए कि हम एक माप ले लो कि हम 2 घंटे के लिए क्रोधित होंगे, हमें पता है, हमने माप लिया कि हम 2 घंटे के लिए क्रोधित हैं या होंगे, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, यानी वो हमारा 2 घंटे का क्रोध कितनी देर के लिए संघर्ष उत्पन्न करेगा, इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पे कोई माप ही नहीं कर सकता है कि हमारा क्रोध कितना होगा या हमारा किसी के प्रति लगाव कितना होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे माप नहीं की जा सकती है। अगला है भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। एक राजनीति विज्ञान में और उस जो ओरिजिनल साइंसेस में यही अंतर होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, प्रेडिक्शन कर सकते हो। मतलब कब वर्षा होगी, कब सूर्य ग्रहण निकलेगा, कब चंद्र ग्रहण निकलेगा, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हो, रेडियो में और न्यूज़ चैनल में सुना करते होगे। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है। और राजनीति विज्ञान में ऐसा माना जाता है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ की यहाँ पे भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। इन लोगों ने माना, ठीक है, इन लोगों ने माना कि आप किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। अगला है कि परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन की पद्धतियों में मत वैभिन्न। अब यहाँ पे क्या हुआ, राजनीति विज्ञान और ओरिजिनल साइंस की जो से मान लीजिए कोई वर्ड हुआ, कोई शब्दावली हुई, ठीक है, या फिर कोई डेफिनेशन हुई, तो उसको लेकर के ओरिजिनल साइंस में एक मत है कि हाँ यही चीज़, जैसे हमने कहा कि एक ऐसा ज्ञान जिसका क्रमबद्ध रूप में कार्य कारण पद्धति से अध्ययन किया जा सके, वो विज्ञान कहलाता है। तो इसी आधार पे सब लोग इस बात से सहमत हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे विचार क्या हैं कि आप देखोगे कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा हर एक लेखक ने अपनी अपनी परिभाषा दे दी है, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। तो ये एक जो डिफ्रेंशिएट है, ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा को एकदम विज्ञान से अलग करता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर जो है इसकी प्रकृति में देखी जाती हैं। ये वो चीज़ें थी जिनको लेकर के ये तर्क दिए गए थे। ये सारे तर्क हैं उन विद्वानों के जिनके माध्यम से बताया गया कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। इसी के विपरीत हम देख लेते हैं, ठीक चीज़ें, एक आधी फैक्ट्स इधर से उधर होंगे, एक आधे पॉइंट्स इधर से उधर होंगे। ये चीज़ें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे तो नोट कर लें। इसी वजह से मैंने बोला था कि कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि सर्वमान्य तत्वों का अभाव हुआ या फिर कुछ हुआ, तो कई लोग ऐसे हैं, इसमें से 90% पॉइंट्स ऐसे हैं आप लोगों के यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि सर्वमान्य तत्वों का अभाव, कार्य कारण में निश्चित संबंध, सॉरी अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अभाव यहाँ पर काटना पड़ेगा, इतने पॉइंट्स हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। टोटल पॉइंट्स हैं आपके 5, ठीक है। इतने पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो राजनीति विज्ञान के कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे विद्वान हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने माना कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, इसके पक्ष में उन लोगों ने तर्क दिए। पहला तर्क था कि सर्वमान्य तथ्यों, यानी वहाँ पर सर्वमान्य तथ्यों का अभाव नहीं होता है, कुछ सर्वमान्य तथ्य होते हैं राजनीति विज्ञान में भी जिन पर सभी लोग सहमत होते हैं, ठीक है। अब वो तर्क कोई भी, वो तथ्य कुछ भी हो सकते हैं, कुछ कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको लेकर के सभी लोग यहाँ पर मानते हैं किसी भी बात को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, है तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही ना। तो इसी वजह से कुछ ऐसे सामान्य तथ्य हैं, ये तथ्य ही है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये तथ्य है और इस पर सभी लोग सहमत हैं, आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा ये भी आ गया, एक तर्क आ गया यहाँ पे दिया कि सर्वमान्य तथ्यों को यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। फिर एक कार्य और कारण में निश्चित संबंध होते हैं। उन्होंने बोला था कार्य और कारण में निश्चित संबंधों का अभाव होता है, ये कहते हैं कि कार्य और कारण में यहाँ पर निश्चित संबंध पाया जाता है। ये बोलते हैं कि अगर कोई भी घटना घटित होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पीछे हम कार्य और कारण क्या संबंध है दोनों में हम निकाल लेते हैं कि अगर ये घटना हुई है तो इस घटना का कारण यही था, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में हम बहुत कम देखते हैं राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, लेकिन उन लोगों ने कुछ हाँ ऐसे अपवाद के रूप में तर्क मिल गए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अब है पर्यवेक्षण और परिरक्षण का। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसी माप की जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था, बहुत अच्छा था इस बुक में, एक सेकेंड, हाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल ये दिया था कि मान लीजिए कि आज जनता किसी सरकार की, मान लीजिए कोई सरकार बनी, उसको लेकर के आज जनता खुश है, लेकिन अगर वही जनता उसका असंतोष उसी सरकार के प्रति आने वाले समय में हो जाए तो इसका मतलब है कि जो सरकार है उसको जनता हटाना चाहती है, और सरकार के जनता के चाहने पर अगर सरकार हट जाती है तो ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमने 5 साल बाद आज हमने वोट डाला, किसी भी जिसको वोट डाला वो वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री बन गया, यानी उसकी पार्टी जीत गई, प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन अगर 5 साल बाद हमारे अंदर असंतोष आ जाए, उसने काम अच्छा नहीं किया, तो हम उसको चाहकर अपना मतदान उसको ना दे करके उसको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, सब लोगों का ऐसा अगर मत हो गया एक, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जनता जिससे खुश थी आज उसी से दुखी होकर के उसको सत्ता से हटा दिया। तो एक कार्य क्या हुआ, कार्य हुआ सरकार का सत्ता से हटना, यानी कि प्रधानमंत्री का सत्ता से हटना, और उनका हटना इसका मतलब है कि सरकार अगर सत्ता से बेदखल हो गई है तो उसके पीछे कारण था कि हमने उनको वोट नहीं दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है। और अगला पॉइंट आता है पर्यवेक्षण का, ठीक है। पर्यवेक्षण और परीक्षण का, इसमें भी एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कि जैसे लोकतंत्र है, ठीक है, हमारा भारत जो देश है लोकतंत्र है, उन्होंने कहा था कि पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव होता है। यहाँ पर कहा है कि पर्यवेक्षण परीक्षण होता है राजनीति विज्ञान में भी। मान लीजिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अब हमने कहीं ना कहीं से पर्यवेक्षण या इसका परीक्षण किया होगा, इसको जांचा होगा, इसको पड़ताल की होगी कि आखिर भारत एक लोकतांत्रिक देश कैसे है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें अन्य देशों की शासन पद्धतियों के रूप में, अगर हम शासन पद्धतियों से तुलना करते हैं तो लोकतंत्र कैसा, इसका मतलब कि इसके बारे में परीक्षण हुआ है, इसके बारे में पर्यवेक्षण हुआ, इसकी जांच हुई, तभी तो ये निकाला गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सजग रूप से होना बहुत ही देश के लिए अच्छा है। यही चीज़ें हैं। अगर मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने ऊपर लेते हैं, मान लो कहते हैं कि बगल वाली आंटी ने कहा कि प्रयाग एक अच्छा लड़का है, तो प्रयाग एक अच्छा लड़का है किस आधार पे कहेंगी वो, इस आधार पे क्योंकि जो बाकी के बच्चे हैं वो ख़राब हैं, तभी तो हम अच्छे हुए ना। तो उन्होंने कुछ जांच पड़ताल की ना, और उसी के आधार पे हमें अपना जो भी कहना था कि हम अच्छे हैं या बुरे वो कह दिया। तो इसी आधार पे होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र भारत में क्यों अपनाया गया, क्योंकि अन्य शासन पद्धतियों से बेहतर है, इसी वजह से अपनाया गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर चीज़ें हैं। और अगला है अचूक माप। यहाँ पर पहले कहा गया था कि माप की यहाँ पर होता है, लेकिन कई ऐसे अपवाद हैं, अगर अपवाद ही हम तो कहेंगे कि जहाँ पर देखा जाए राजनीति विज्ञान में, या फिर फैक्ट्स भी कह सकते हैं आप लोग, अगर वो जो यहाँ इसके पहले हमने आपको जो तर्क बताए थे जो राजनीति विज्ञान के विरोध में तर्क थे, उनके संदर्भ में तो वो अपवाद ही होंगे, लेकिन अगर ऐसे देखे जाए तो फैक्ट हैं और रियलिटी में फैक्ट ही हैं। तो इसी आधार पे कहा गया अचूक माप। इनकी माप कभी ना कभी
की जा सकती है कि कौन मतलब कि मान लीजिए कोई अगर क्रोध हुआ तो उस क्रोध का लेवल क्या क्या होगा, ये तो प्रैक्टिकली लाइफ में है। कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई डिसीज़न लिया, उसका जो डिसीज़न था वो किस लेवल का था। जैसे भारत में 370 हटा, ठीक है, तो 370 हटा, इस बात की हमने कल्पना कर ली थी कि जब 370 हटेगा तो देश में क्या माहौल बनेगा, तो हमने पहले ही माप कर ली थी इस चीज़ की, ठीक है। तो ये राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा हो गया। अगर मान लो कोई घटना होती है, या फिर अभी आप लोगों ने अग्निवीर वाला देखा होगा, हो सकता है कि सरकार को पहले से पता हो कि अगर अग्निवीर वाली अगर हम स्कीम लॉन्च करेंगे तो अग्निवीरों का जो होंगे उनका इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, तो सरकार को पहले से तो माप की जा सकती है, ठीक है, उसी हिसाब से व्यवस्था की जा सकती है। इसका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल और लेते हैं अचूक माप का। मान लीजिए कि सरकार ने जब नोटबंदी की थी तो बैंकों को पहले ही, मतलब देखो कितना सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ हो गया था, भले ही थोड़ी अव्यवस्था फैली क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब नोटबंदी की तो उससे पहले सब कुछ मतलब एकदम फिट एंड फाइन किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर नोटबंदी होगी तो देश में क्या होगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था, तो उन्होंने माप कर ली थी कि नोटबंदी के स्तर पर क्या देशवासियों की प्रतिक्रिया होने वाली है, कितनी भीड़ होगी, कैसे विरोध होंगे, सारी चीज़ें उनको पता चली। उस हिसाब से अपना जो पूरा मैनेजमेंट है उन्होंने किया था। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, और इन्होंने कहा कि भविष्यवाणी कभी ना कभी की जा सकती है, लेकिन ये भविष्यवाणी किस आधार पर की जा सकती है। इन्होंने कहा, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एक सेकेंड, एक अपवाद के रूप में ही दिया गया है, लेकिन सही दिया गया है कि मान लीजिए कि कभी कभी भविष्यवाणी की जा सकती हैं, और वो भविष्यवाणियों का अपवाद होगा कि अगर भविष्यवाणी सही हो गई। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि कभी कभी भविष्यवाणियाँ राजनीति विज्ञान के विषय में कही जाती हैं, वो गलत हो जाती हैं, ठीक है, और वो सही हो जाती हैं, वो एक अपवाद हो गया। मान लीजिए कहा जाए कि ये जो 2024 के चुनाव हैं इसमें फला फला पार्टी जीतेगी, और फला फला पार्टी 2024 के उस चुनाव में जीत गई, तो वो चीज़ पहले से आभास होने लगती है कि हाँ ये चीज़ें होंगी। लेकिन उस चीज़ को अगर अलग रख दिया जाए तो इस बात की कल्पना की जा सकती है कि राजनीति विज्ञान में हमने एक चीज़ देख ली कि ये पार्टी जीतेगी और वो जीत गई, तो इसका मतलब है भविष्यवाणी सही होगी। लेकिन वो भविष्यवाणी अगर देखा जाए एक संयोगवश रूप से ही सही हुई, क्योंकि जब तक हमारे पास एकदम तथ्य मौजूद ना हो, फैक्ट्स ना हो, या हमारे अंदर तर्क ना हो, तो उस विषय पर हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक अपवाद के रूप में ये चला जाता है। इसके बाद हमने प्रकृति के बारे में देखा और इसका क्षेत्र क्या होता है, और इसके क्षेत्र के विषय में ज़्यादा जानकारी न करते हुए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है उसकी चर्चा अगर हम राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, मनुष्य के अध्ययन के रूप में, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, उसके संदर्भ में देखेंगे, यानी राज्य के अध्ययन के रूप में, जहाँ पर राज्य का अध्ययन किया जाता है, जहाँ पर सरकार का अध्ययन किया जाता है, जहाँ पर मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात कर लें हम। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों राज्य के रूप में इसका अध्ययन करेंगे, सरकार के अध्ययन के रूप में करेंगे, मतलब सरकार का क्षेत्र होगा, राज्य का क्षेत्र, सरकार का क्षेत्र, मनुष्य का भी एक क्षेत्र होगा कि मनुष्य के रूप में अध्ययन करते हैं, और राज्य में अगर हम बात कर रहे हैं तो मनुष्य भी शामिल होगा, स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती हैं, जो अन्य देशों से संबंध बनाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, उसके रूप में भी हम इसको देखेंगे। और ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें तो आप लोग देखते होंगे राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी संस्थाओं का काम करती हैं, और अगर जो दबाव गुट हैं होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार को प्रभावित करने का काम करते हैं। जो दबाव समूह होते हैं, दबाव गुट होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके जो डिटेल नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो प्रकृति से ही इसके संबंधित है कि आखिरकार जो इसकी प्रकृति है, इसकी प्रकृति तो हमने देख ली, लेकिन वो विज्ञान के संदर्भ में देखी, और कई विद्वानों का मत है कि इसकी जो प्रकृति है वो कला के रूप में भी जानी जाती है। और ये बात गलत है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक कला है, कुछ कहते हैं कि राजनीति
शास्त्र एक विज्ञान है, कुछ कहते हैं राजनीति शास्त्र एक कला है। इसको अगर अलग अलग देते हो तो ये बहुत ही त्रुटिपूर्ण होगा, ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होगी, इसको अलग नहीं किया जा सकता। और कई विद्वानों ने फिर बाद में इस बात पर सहमत भी हुए कि हाँ, राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र जो है वो, या राजनीति जो है वो विज्ञान और कला दोनों का संबंधित रूप है, यानी कि दोनों का समन्वित रूप है। तो इस बात पर सहमत हुए। वो क्यों है? क्योंकि कला का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सुंदर बनाना या गढ़ने की जो एक प्रैक्टिकल जो कला होती है वो कहलाती है। जैसे मान लो सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है, तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को लेकर के आप इतने ज़्यादा इतने तार्किक हो जाओ उस चीज़ के रूप में कि वो आपके रूप में सही वे में आपके सामने आ जाए। जैसे मान लो किसी भी चीज़ को आप सुंदर बनाना चाहते हो, कोई आप ऐसा कृत्य करते हो जिसका परिणाम आपकी उसकी सुंदरता के रूप में, या फिर जैसे आप उससे आदर्श उसका परिणाम चाहते हो आदर्श परिणाम के रूप में आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार जो कला है, कला यही है कि कला के रूप में जाना जाए या राजनीति को एक विज्ञान के रूप में जाना जाए। तो इसमें बताया कि था, लेकिन यहाँ पर कला और विज्ञान हम दोनों का यहाँ पर संबंध देख चुके हैं, और कला विज्ञान दोनों का संबंध होता है, ठीक है। तो इस पर नोट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो बहुत ही मैंने छोटे छोटे तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझाने का प्रयास किया। आज की इस क्लास में इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया है, हालांकि मुझे भी लगा कि क्लास लंबी हो गई, लेकिन चीज़ों को समझाना ज़रूरी था। तो ये कुछ चीज़ें थी, आपको समझ में आ गई होंगी। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस क्लास में जो कुछ भी मैंने बताया, आई होप कि जो इम्पोर्टेंट था आपने नोट किया होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली आई होगी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को। बट मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों आपको कि जो मैंने पढ़ाया है वो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाया है। और अगर आप लोग इसी प्रैक्टिकल लाइफ को अपने पार्ट का एक बनाना चाहते हो तो आप समझ जो डेवलप करेंगे वो हम हिंदी में ही करेंगे। बाकी इंग्लिश में अगर आपको लेना है तो नोट्स मिल जाएंगे, सेम चीज़ें होंगी वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ का लेवल अलग होगा। 99 रुपीज़ में आप आकर के इसे परचेज कर सकते हो, क्लासेस में यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक, इतना बेसिक कि अगर कोई देखेगा भी वीडियो को ऐसा लगेगा कि उसके सामने ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। टाइम लगेगा मेरी क्लास में, बट चीज़ों को बहुत ही बेसिक लेवल से उठाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी चीज़ आपकी ड्रॉप ना हो सके, ठीक है। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।